हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली कक्षा 6 से 8 तक के लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा शीशा कैसा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा शीशा कैसा होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक कैसा होता है दोस्तों। उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। कौन सा उसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है। भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है दोस्तों, बैरोमीटर से। प्रश्न नंबर 16 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पर रखी जाती है। फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त का दाब जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है।
ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए? इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसमें? एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी में प्रयुक्त होता है दोस्तों, और एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध को मापने में। 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत उससे यांत्रिक ऊर्जा में जाता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनमो। डायनमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? ऐसी कौन सी इस युक्ति है दोस्तों? इसमें चार्ट दिया हुआ है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? बैटरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, उच्च वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उच्च वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम कुछ गणित के सवालों को भी पढ़ लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 को हम किस संख्या से जोड़ें कि इसका योग जो है 0 आ जाए? इसको दोस्तों अगर हम -2/3 से जोड़ दें, -2/3 से जोड़ देंगे तो इसका योगफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -2/3 होगा। अब यदि दोस्तों मान लीजिए प्रश्न में आ जाए कि -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या करेंगे? इसका उत्तर प्लस में लिख देंगे 2/3। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि जो दी गई संख्या है उसको किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर उसका मान सदैव 1 आना चाहिए। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखेंगे? -5 में हम कितने का गुणा कर दें कि दोस्तों 1 आ जाए? तो इसी का उल्टा गुणा कर देते हैं, 1/-5। तो गुणा कर देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/-5 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
0.234 इन सब के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 234 ऐसे लिख लेंगे और बटा बार के नीचे जितनी संख्या है, बार के नीचे जितनी संख्या है उतनी बार भिन्न में हम 9 लिख देंगे। तो बार के नीचे 3 संख्या है, 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख देंगे। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे करड़ी वाला है, इसको सरल करना है। सरल करने पर कितना उत्तर आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौके 24 लिख सकते हैं। और 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 छक 54 लिख सकते हैं। और 96 को क्या लिख सकते हैं? 12 अट्ठे 96 होता है, ये भी लिख सकते हैं। 16 छक्का 96, 6 चाक 36 और 6 का 36 9, 16 छक्का 96 भी इसको हम इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 6 2 करड़ी 6 बचा यहाँ पे। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 करड़ी 6 बचा, माइनस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4 करड़ी 6। तो 2 करड़ी 6 और 3 करड़ी 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 करड़ी 6 माइनस 4 करड़ी 6। तो 5 करड़ी 6 में 4 करड़ी 6 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 1 करड़ी 6। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 125 के घाते -1/3 को सरल कीजिए। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 पे घाते 3 और यहाँ पे है -1/3। घात के ऊपर घात का क्या करते हैं दोस्तों? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणते -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? 5 पे घाते -1। अब इस घात को दोस्तों हमें प्लस में करना है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? ये अंदर वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। तो 1/5 के पावर हो जाएगा कितना? 1। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुपद x कोष्टक में 5x घाते 5 प्लस 3x की घात बतानी है। इस बहुपद की हमें क्या बतानी है दोस्तों? घात बताना है। तो सबसे पहले इस x का गुणा इसमें कर देते हैं। तो 5x पावर 6 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुपद की घात का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होगी वही इस बहुपद की क्या होगी? घात होगी। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे x की घात यहाँ पे क्या है? 6 है। तो यही जो है इस बहुपद की सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7वां क्या कहता है? एक बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, इस बहुपद को x + 4 से भाग देना है और भाग देने पर हमको पूछ रहा है कि शेषफल कितना आएगा। तो इसको लगाने का तरीका दोस्तों 2 प्रकार से होता है। तो हम इसको आपको शेषफल प्रमेय से बताएंगे। तो जिससे भाग दिया जाता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या कर लेंगे? x + 4 लिखकर बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कितना आएगा? -4 आ जाएगा। और अब इसी x का मान हम क्या करेंगे? इस बहुपद में रख देंगे। जितना आएगा हल करने पर वही शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल बराबर हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पे x का मान -4 रखेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 गुणते -4 और प्लस कितना? 6। -4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 और प्लस कितना? 6। 16 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 22 माइनस 32 घटाएंगे कितना आएगा? -10। तो इसका शेषफल कितना आएगा? -10। -10 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुपद 3x - 2 का शून्यक बताइए। कोई भी बहुपद हो दोस्तों, अगर उसका शून्यक आपसे पूछता है तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर क्या कर देते हैं? 0 लिखकर उसमें दी गई चर राशि का मान हम निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न दिया होगा, इसको सरल करना है। कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखिएगा 155 155 155 यहाँ 3 बार लिखा है और 55 यहाँ पे 3 बार लिखा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को अगर गुणा करके लगाएं और घटाएं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? हम मान लेते हैं कि माना a बराबर यहाँ पे 155 है और b बराबर कितना है? 55 है। b बराबर
55 है। तो जहाँ जहाँ 155 है वहाँ रखेंगे ए, और जहाँ पे 55 है वहाँ पे रखेंगे बी। तो इसमें रखेंगे ए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए कई बार हो जाएगा, 1 2 3 बार, तो यहाँ मिलेगा ए घाते 3 माइनस। इसी प्रकार से यहाँ बी रखेंगे, बी तो कितना हो जाएगा, बी पे घाते 3 बटे, और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रखेंगे ए और बी का मान, तो ये हो जाएगा ए बी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर, बटे में दिया है कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी। अब ए का मान कितना माना था दोस्तों यहाँ पे 155 माइनस बी का मान कितना 55, घटाएंगे कितना आएगा 100, तो 100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी बताइए। बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी जब भी पूछे दोस्तों तो यहाँ पे सूत्र होता है y अक्ष से दूरी निकालने के लिए होता है भुज का मान। तो इसमें भुज कौन सा है दोस्तों, x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को कहा जाता है कोटि। तो y अक्ष से दूरी बराबर भुज का मान होता है, तो इसमें भुज क्या है 5 है, तो 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिंदु -8,6 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो x अक्ष से दूरी बराबर होता है दोस्तों कोटि का मान, कोटि का मान। तो पहला वाला x है इसको कहेंगे भुज और y को कहा जाता है कोटि। तो x अक्ष से दूरी बराबर कोटि का मान, तो कोटि इसमें कितना है दोस्तों 6 है, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 6 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात दिया है, 1 2 3 का अनुपात है, तीनों कोणों की माप बताइए। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या हैं, ए और बी और सी हैं। तो इन तीनों में अनुपात दिया है कितना 1 2 3 का। इन तीनों का अगर यदि मान निकाले दोस्तों, अगर यहाँ पे हम अनुपात पहले हटाते हैं तो कोई भी एक चर राशि ले लिया जाता है। तो जैसे ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 1x, बी का मान हो गया 2x और सी का मान हो जाएगा 3x। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6x बराबर 180। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 30 अंश आ गया। तो a का मान कितना होगा, a का मान है 1x तो यहाँ पे आ गया 30 अंश। b का मान कितना होगा दोस्तों, b का मान है 2x तो 2 में 30 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60 अंश। c का मान कितना निकलेगा, c का मान है 3x तो 3 में 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 90 अंश। तो a b c का मान यहाँ पे निकल गया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है चित्र में त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री है और सुदूर अंतःकोण 30 डिग्री है, तो x और y का मान बताइए। ये चित्र दिया हुआ दोस्तों, इसमें x और y का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, इसमें हम y का मान निकाल लेते हैं। ये एक सरल रेखा है, एक क्या है सरल रेखा है, और सरल रेखा के ऊपर कितने अंश कोण बनता है 180 अंश कोण बनता है। तो y प्लस 110 कितना हो जाएगा 180 अंश, y प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा तो 180 अंश हो गया। तो y का मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 70 अंश। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 70 अंश आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसमें क्या करेंगे 30 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों 180 अंश। 30 प्लस x प्लस वाई बराबर 180 अंश। 30 प्लस x का मान निकालना है प्लस y का मान दिया है 70 और बराबर कितना 180। 70 और 30 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा और 100 को पंचांतर करेंगे तो -100 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 80 अंश आ जाएगा। तो x का मान आया 80 अंश और y का मान आया 70 अंश, तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 करोड़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है
यदि आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों यहाँ पे 6 करड़ी में 3 और बराबर 1/2 गुणते आधार की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर गुणते ऊंचाई पूछ रहा है। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 करड़ी 3 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 4 करड़ी 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई त्रिभुज की कितनी है? 4 करड़ी 3 सेंटीमीटर है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल बताइए। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इनको जोड़ देंगे। और गुणते डी क्या है? उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणते 5 दूनी 7 गुणते 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। ये समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों कुछ समान अध्ययन के प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ लिया जाए। तो जैसे पहला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में जो है संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अगला प्रश्न है, भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का एक प्रकार का संघ है। भारत जो है राज्यों के क्या है? एक प्रकार का संघ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति जो है ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।